हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का टीटी एकेडमी पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड पावर्ड बाय movishala.com। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं जो आपके एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चंस के जो आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है उसमें से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जनरल आपका अवेयरनेस से रिलेटेड कई सारे आपके जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो गए, इकोनॉमिक्स, करंट, मतलब टोटल मिला के 50 क्वेश्चंस में से 7-8 लगभग 10 कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आपके इंडियन पॉलिटी के। तो आपको पता है कि जब इतना इंपॉर्टेंट इसका रोल है तो उसी के हिसाब से हमें इसको पढ़ने की भी जरूरत है, ठीक है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो जो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, जो आज हमारा जो चैप्टर होने वाला है, वो हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आप हिंदी में भी बोलते हो भारतीय राज व्यवस्था और संविधान, ठीक है ना। भारतीय राज व्यवस्था और संविधान, इसके बारे में हमें पढ़ना है। यही हमारे कोर्स का टॉपिक है। कोर्स का जो सब्जेक्ट है हमारा क्या है? इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज व्यवस्था और संविधान। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले बात यही आ जाती है कि जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है क्या, क्या क्या चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी होंगी, वो कौन कौन सी चीजों का, वो कौन कौन से फैक्चुअल नॉलेज हमें लेने होंगे, वो कौन कौन से सब्जेक्टिव नॉलेज लेने होंगे, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम बात करेंगे कि ये भारतीय राज व्यवस्था और संविधान है क्या। तो दोस्तों, भारतीय राज व्यवस्था के बारे में सबसे पहले हम जाने, फिर संविधान के बारे में जाने। तो अगर हमें किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता, बस हम देख रहे हैं कि ऐसे लिखा हुआ है भारतीय राज व्यवस्था और संविधान, तो हमें शांत रहने की जरूरत नहीं है। उस चीज को देखिए, उस चीज को अलग करने की कोशिश कीजिए। कोई बड़ी चीज आपके सामने है, उसको आप समझने में सक्षम नहीं है तो उसको छोटा करके देखिए, क्या पता कुछ दिमाग खुल जाए। शून्य नहीं रहना है आपको। तो शून्य जब नहीं रहना है तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारतीय का मतलब चलो ठीक है, इंडियन, इसका तो कोई दिक्कत नहीं। राज व्यवस्था का मतलब जानने की कोशिश करते हैं। तो राज व्यवस्था का क्या मतलब होता है, तो वही आपसे कहें हम इसको तोड़िए जरा। तो तोड़ेंगे तो दो चीज में अगर हम इसको तोड़ते हैं, एक राज और एक व्यवस्था, ठीक है ना। राज व्यवस्था दो चीजों में टूट गई, ठीक। अब क्या कुछ समझ में आ रहा है? तो आप कहेंगे सर तो अब कुछ अब ऐसा आ रहा है। व्यवस्था का मतलब होता है किसी चीज को व्यवस्थित तरीके से रखना या व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करना, ये हो गया व्यवस्था। और राज मतलब क्या होता है? राज मतलब क्या होता है आपका? शासन, गवर्नमेंट या शासन। और व्यवस्था का मतलब आपको बता ही दिया, अरेंजमेंट, ठीक है ना, अरेंजमेंट। तो यहां पे देखेंगे आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी थोड़ा बहुत। अब तो मैं तो कहता हूं पूरा आ गया होगा, हाँ, कि गवर्नमेंट या जो आपका जो शासन है, जो सरकार है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, उसकी व्यवस्था कैसी है, सरकार की व्यवस्था कैसी है, अरेंजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, किस तरीके से आप अपने सरकार को व्यवस्थित करके रखे हैं जो लोगों के लिए अच्छे तरीके से उनके
भले के लिए काम आएगी। आपके लिए, सरकार के लिए भी अच्छे तरीके से कौन सी व्यवस्था रखी है जो लोगों के विकास के लिए, लोगों के हर एक सिनेरियो में उसके काम आएगी। यानी सरकार का स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट कैसा है वही हमें पढ़ना है। यानी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का अरेंजमेंट किस तरीके से है, वही आपका क्या है, क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या राज व्यवस्था है। और जो ये राज व्यवस्था आपकी जिसकी हम बात कर रहे हैं, कैसी होगी राज व्यवस्था, क्या क्या चीजें इसमें हैं, तो ये कहां से हम कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उसका भी तो कोई ढांचा होगा, उसका भी तो कोई एक रूल्स रेगुलेशन होगा जिसको हम फॉलो करके अपनी इस राज व्यवस्था को हम आगे बढ़ाएंगे। तो वही जो आपकी जो व्यवस्था, जो आपका ढांचा है, जो एक मूल किताब है, जो एक रूल्स रेगुलेशन जो आपको निर्देश देगा कि भैया इस तरीके से आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इस तरीके से आपका शासन की जो पद्धति होगी, अरेंजमेंट होगा, मेरे हिसाब से होगा या इस हिसाब से होगा, तो वही जो आपको ढांचा प्रोवाइड कराएगा, जो आपको रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड करवाएगा, जो आपको निर्देश देगा, वो क्या होगा, आपका संविधान। वो क्या होगा, आपका संविधान। ठीक है ना, वो आपका क्या होगा, संविधान। इसी संविधान के द्वारा ही, इसी संविधान के निर्देशानुसार ही आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अपना आगे बढ़ाना है, आपको अपने शासन की पद्धति को आगे बढ़ाना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा ये भारतीय राज व्यवस्था और संविधान का क्या काम है। तो हमारा जो संविधान, हमारा जो भारतीय राज व्यवस्था है, उस राज व्यवस्था को किसके आधार पे हमें चलाना है, संविधान के आधार पर। इन्हीं सब चीजों को हमें इसमें पढ़ना है कि हमारा जो अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में क्या क्या आएंगी, आपके गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में क्या आएंगी, आपकी विधायिका हो गई, किस तरीके से आप कोई कानून बनाओगे, एग्जीक्यूटिव्स हो गया, जो कानून बनाओगे उसको लागू कैसे किया जाएगा, कौन कौन लोग लागू करेंगे, और उस कानून और लागू करने के बीच कोई दिक्कत आ गई तो जुडिशरी एक प्रावधान रखा गया है, जुडिशरी उसको निपटारा करेगा। और भी अदर्स डिपार्टमेंट्स हैं, फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू लोअर लेवल, इन अ वर्टिकल फॉर्म, हॉरिजॉन्टल फॉर्म। तो पूरा एक आपकी व्यवस्था है, पूरा एक स्ट्रक्चर है। उसी चीज को हम क्या करेंगे, अपने इस विषय में पढ़ेंगे। उस व्यवस्था को, उस स्ट्रक्चर को किसके हिसाब से, किसके सहारे चलना होगा, संविधान के सहारे से। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सारी चीजों को एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। तो वही जो बात अभी आई, जो हमें व्यवस्था, जो हमें अरेंजमेंट, जो हमें स्ट्रक्चर, जो आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, आपका गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, वो किसके हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से। किसके हिसाब से चलेगा, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो जैसे आपको बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक निर्देश देने वाली फंडामेंटल बुक है। और संविधान का मतलब क्या होता है, ये तो बता दिया, संविधान का काम क्या होगा, निर्देश देगा, सारी बातें उसमें निहित है, उसी के आधार पर, उसी को फॉलो करते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। लेकिन संविधान का मतलब क्या होता है, तो जो ट्रिक आपको बताया था कि जो चीजें आपको ना पता हो उसको तोड़ के देखो, शायद कुछ निकल आए। तो चलो देखते हैं, संविधान को भी तोड़ मड़ोड़ के देखते हैं। तो जब संविधान को हमने तोड़ा, जब संविधान को हम स्प्लिट करने की कोशिश किए, तो उसको हमने ये पाया कि एक सम प्लस विधान, सम प्लस विधान, तो यहां पे देखिए टूट गया। तो सम का मतलब होता है इक्वल, और विधान का मतलब होता है कानून या लॉ। अब आपको मतलब पता चल गया होगा।
कि संविधान का मतलब क्या होता है, कि एक ऐसा कानून, एक ऐसा लॉ जो सबके लिए क्या हो, बराबर हो। क्या हो, सबके लिए बराबर हो। ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, संविधान। यानी वो जो बुक, जो फंडामेंटल लॉ है, वो फंडामेंटल आपकी बुक है, उसमें सभी के लिए कानून क्या किए गए हैं, बराबर रखे गए हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी बॉडी किस तरीके से काम करेगी, लेजिस्लेचर का क्या काम होगा, एग्जीक्यूटिव का क्या काम होगा, जुडिशरी का क्या काम होगा, इंडिपेंडेंट बॉडीज उनका क्या काम होगा, आपके अधिकारों की बात की गई है, राजनिर्देशक तत्व हैं, आपके कर्तव्य की बात की गई है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात की गई है, हर एक चीज की उसमें बात की गई है, और कौन किस हिसाब से बात करेगा उसकी भी बात की गई है, किस हिसाब से काम करेगा। तो बात समझ में आई? तो आप समझ सकते हैं कि संविधान का कितना बड़ा रोल है, और किसी भी देश के लिए संविधान का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो संविधान कितने तरीके के होते हैं, किस फॉर्मेट में हो सकते हैं? वो संविधान आपका लिखित भी हो सकता है, मतलब रिटन के फॉर्म में भी हो सकता है, वो संविधान आपका अलिखित के भी फॉर्म में हो सकता है, यानी अनरिटन के फॉर्म में भी हो सकता है। कोई भी देश, कुछ देश, अब जब दो चीज का हो गया, यहां पे लिख दिया गया, तो सिंपल सी बात है कि कुछ देश में लिखित संविधान भी होंगे, कुछ देश में अलिखित संविधान भी होंगे। बात सही है कि नहीं? तो जैसे हमारे देश में कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी किस हिसाब से हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ एक लिखित संविधान है, उसी के आधार पे हम सारी चीजें, आपके देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती। कुछ देशों में लिखित संविधान नहीं है, जैसे कि आपका यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। ठीक, तो जो हमारे देश का संविधान है, जो हमारे देश का संविधान है, अब आपको पता चल चुका होगा कि कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हर एक देश का संविधान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस संविधान बनने की प्रक्रिया कब शुरू हुई, कब बना हमारा संविधान, अब इसकी बात करना भी जरूरी है। क्या सदियों से था? क्या हमारा संविधान सनातन धर्म से चलता आ रहा है? क्या ऐसी बात है? क्या अभी बना है? आजादी के बाद बनना है? आजादी के पहले बनना शुरू हुआ, जब आजाद हो गया तब बन के तैयार हुआ? ये जब गणतंत्र हुआ तब तैयार हुआ? लागू कब हुआ, बना कब? तो ये सब सारी प्रक्रियाएं भी काफी लंबी समय तक चली। तो ये जानना जरूरी है इसके बारे में। तो बात थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे कि संविधान की बात स्टार्ट कब से हुई। तो संविधान बनने की जो प्रक्रिया है, संविधान हमारे देश का होना चाहिए, इसकी सबसे पहले बात कब स्टार्ट हुई, ये चीज जानते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हम आजादी की लड़ाई स्टार्ट कर दिए थे 1857 में, लेकिन फाइनली सफलता नहीं मिली। फिर धीरे धीरे हमें याद होगा कि हमने 1857 के बाद एक बहुत बड़ा बॉडी बनाई 1885 में, जिसको आप क्या बोलते हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। फिर इसका काम एक तरीके से आजादी को प्राप्त करने का मेन लक्ष्य रखा गया, जिसमें बातें की गई कि हमारे मांगों को पूरा किया जाए, जो रिफॉर्म्स रहते थे, सुधार रहते थे, इनको पूरा किया जाए। बड़े बड़े नेताएं लोग इसके साथ जुड़े, आपको पता होगा, सारी चीजें हैं, हिस्ट्री में पढ़ा जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह सारी चीजें। तो जब धीरे धीरे मांग बढ़ने लगी हमारे आजादी के लिए ब्रिटिश वालों से कि हमारे इन फ्यूचर हमें आजादी चाहिए, तो जब नेताओं के मन में ये भी तो बात आने लगी कि चलो आजादी हमें मिल जाएगी, लेकिन उस आजादी के बाद हम जो अपना राष्ट्र निर्माण करेंगे, सारी चीजों को हम एक नए ढर्रे में नए तरीके से ले जाएंगे, तो किस माध्यम से ले जाएंगे?
उसके लिए हमें संविधान की एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल बुक की जरूरत तो होगी ही। तो उस आजादी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबसे पहले अगर किसी ने इस बात को उठाई कि हमारा एक संविधान होना चाहिए, तो वो किस व्यक्ति ने उठाई, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो वो व्यक्ति थे आपके बाल गंगाधर तिलक। ठीक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। तो बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले 1895 में ये बात उठाई थी कांग्रेस सेशन में कि हम लोग का एक संविधान होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब हमें आजादी मिल जाएगी तो हम इसी के आधार पर ही अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चलाएंगे। बात समझ में आई। फिर उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने अपनी बातें रखी, लोगों ने उतना हल्के में लिया उनको, जरा यार ठीक है, अभी तो बात आगे बढ़ेगी, बहुत समय है, अभी तो स्टार्टिंग है फ्रीडम स्ट्रगल का, ये है वो है, तो किसी ने उनको सीरियसली नहीं लिया। फिर उसके बाद अगर किसी ने बोला कि हाँ हमारा एक संविधान होना चाहिए, तो वो थे आपके बापूजी, मतलब गांधी जी। 1922 में इन्होंने कहा कि भारतीयों का अपना एक संविधान होना चाहिए, ठीक है ना। भारतीयों का अपना एक संविधान होना चाहिए, और वो संविधान किसके द्वारा बनाया जाना चाहिए? बाय इंडियंस। यानी भारत का संविधान भारतीयों द्वारा होना चाहिए, भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज इन्होंने गांधी जी ने बोला, यानी बाहरी इंटरफेरेंस नहीं। यार जब हमारे देश का संविधान है तो बाहर के लोग क्या करेंगे आके, या बाहर के लोग इसमें इंटरफेयर क्यों करें, विदेशी लोग क्यों करें इसमें इंटरफेयर। तो भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। फिर उसके बाद औपचारिक तौर पे अगर किसी ने बात उठाई तो थोड़ा उनकी बातों को सीरियस भी लिया गया। तो हु वाज दैट? वो थे आपके एमएन रॉय के द्वारा, ठीक है ना। सभी आपके जो संशोधन अधिवेशन वगैरह हुआ करते थे, कांग्रेस के अधिवेशन, तो इनमें चर्चाएं होती थी जब सब लोग इकट्ठा होते थे। तो एमएन रॉय ने बात उठाई कि हमारे देश का अपना भाई संविधान वगैरह होना चाहिए, इसको आने वाले 10-15 सालों में हम लोग आजाद हो जाएंगे और बहुत जल्दी ये समय आएगा, तो अब कमर कस लेना चाहिए वो आजादी के बाद ही, ताकि हमारा संविधान तैयार होके रेडी रहे। तो लोगों ने कहा कि हाँ राय साहब ठीक कह रहे हैं। अब सब लोग सीरियसली लेने लगे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू में भी 1936, 37, 38 के जो आपके कांग्रेस का अधिवेशन वगैरह हुआ, सेशंस वगैरह हुआ, इसमें बातें उठाई और भी सारे लोगों ने इसको सीरियसली लेना शुरू कर दिया। अब बारी आती है आपके ब्रिटिश सरकार की। जब देख रही है, ब्रिटिश भी नोटिस कर रही है कि हर एक सेशन में बातें उठ रही हैं, ये लोग अपना संविधान वगैरह भी बनाने के मूड में हैं, तो उसने भी 1940 में इस बात को सीरियसली लिया कि हाँ ठीक है, भारतीयों के द्वारा ही संविधान ये लोग अपना तैयार करना चाहिए इनको, ठीक। तो जब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीरियसली लिया, तो ये बातें कहाँ भेजी गई, बताई गई? ब्रिटेन में बताई गई कि भैया ये लोग अपना तैयारी कर रहे हैं और उचित भी है कहीं न कहीं, ठीक है। आने वाले समय में अगर फ्रीडम इनको मिली, सारी चीजें हुई, तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन जरूरत होगा तो भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1942 में ब्रिटेन से एक मिशन आया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन, ठीक है ना। एक मिशन आया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन, और इसने वही बात लेके आई थी, इस मिशन यही बात लेके आया था कि भैया आप लोग अपना संविधान वगैरह बनाओ, आगे आने वाले समय में आजादी वगैरह मिलेगी, देखेंगे और आगे बढ़ो। लेकिन
और भी जो यहाँ के नेता लोग थे उनके मन मुताबिक सारी बातें इसमें नहीं थी, टू नेशन थ्योरी की बात नहीं थी, ये सब चीजें कई सारे रीजन थे जिसकी वजह से फाइनली क्रिप्स मिशन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, इसकी बात नहीं मानी गई। फिर उसके बाद जो कमियां थी वो सब सुधार वगैरह होके फिर एक ब्रिटेन से दल आया, वो आया 1946 में और उसका नाम था कैबिनेट मिशन। ठीक है, क्या नाम था उसका, कैबिनेट मिशन। तो ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 1946 में आया, बात तो सही है, महीना और दिन भी पूछ लेते हैं आपसे, तो ध्यान में रखिएगा कब आया, 23 मार्च 1946। ठीक है ना, 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। बात क्लियर हुई। तो जब ये भारत आया तो इसमें वो सारी चीजें लेके आया जो यहां के लोगों को जरूरत थी संविधान बनने के लिए, रिक्वायरमेंट थी। तो कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को भारत आया। इसमें 3 सदस्य मेनली थे, ठीक है ना, 3 सदस्य थे जो इसको लीड कर रहे थे। उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, वो ध्यान में रखिएगा, पूछ लेगा आपसे। तो वो थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है ना, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस। और जो 2 मेंबर इसमें थे वो थे, एक आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स और दूसरे मेंबर थे एवी अलेक्जेंडर। ठीक, एवी अलेक्जेंडर। तो ये भी ध्यान में रखिए, पूछा जाता है कि आपका जो कैबिनेट मिशन था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस को लीड कर रहे थे, बाकी ये 2 मेंबर स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। तो ये जब भारत आए तो भारत आने के बाद इनका मेन वही था भाई, संविधान सभा का निर्माण वगैरह करें, कैसे क्या करें, इसमें सारी बातें थी, कितने मेंबर्स रहेंगे, किस तरीके से उनका चुनाव होगा, सारी चीजें ये लेके आपका आया था। ठीक, तो कैबिनेट मिशन ने बोला कि भैया जो टोटल मेंबर्स होंगे जो आप संविधान बनाओगे, सबसे पहले तो संविधान बनाने से पहले आप एक असेंबली क्रिएट करोगे। भाई ऐसे थोड़ी ना चौराहे बैठ के चर्चा पानी करके चाप चर्चा करके संविधान बना दोगे, आपको एक संविधान सभा का निर्माण करना होगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी होगी। तो आप एक क्या करोगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन करोगे। तो ये प्रश्न बन जाता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन कब हुआ, गठन कब हुआ या अपॉइंट कब हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ध्यान में रखिएगा नवंबर 1946 में। देखिए आपका 46 में कई सारी डेट्स हैं। मार्च 46 कैबिनेट मिशन आया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन कब हुआ, तो वो भी पूछ लेते हैं आपके एग्जाम में। तो ध्यान में रखिएगा नवंबर 1946 में। ठीक, तो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन हुआ तो इसमें यह भी बात दी गई थी कैबिनेट मिशन में, किस आधार पे गठन होगा, कितने सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे यानी कितने मेंबर्स होंगे, तो ये बातें भी इसमें दी गई थी। तो कितने मेंबर्स होंगे आपसे पूछ लिया जाता, संविधान सभा में कितने मेंबर्स थे टोटल, 389 मेंबर्स, 389 मेंबर्स होंगे, जिसमें से ये भी इसमें वर्गीकृत किया गया था
389 मेंबर्स में से 292 जो मेंबर्स होंगे वो कहां से होंगे? आपके स्टेट्स से। जो ब्रिटिश प्रोविंस होगा, जो ब्रिटिश प्रांत होगा, उस स्टेट से होंगे। बाकी के 93 मेंबर्स कहां से होंगे? आपके 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से, जिसको आप बोलोगे हिंदी में देसी रियासतों से। ठीक, प्रिंसली स्टेट से। बाकी बचे 4 मेंबर कहां से होंगे बच्चों? ये होंगे आपके जो उस आज के समय में जिस तरह से आप इक्यूटीज कहते हो, कमिश्नरेट जो हुआ करती थी, वहां से होंगे। ठीक है ना, कमिश्नरेट से। यानी ब्रिटिश का जो डायरेक्ट कंट्रोल जिस पे होगा। ठीक है ना, जैसे आज के समय यूटीज होता है, केंद्र शासित प्रदेश जिस तरीके से होते हैं, तो 4 मेंबर कमिश्नरेट से होंगे। जो 4 मेंबर्स कमिश्नरेट होंगे, उस समय 4 कमिश्नरेट्स कौन था? एक आपका दिल्ली था, कुर्ग था, अजमेर था, चौथा क्या था? बलूचिस्तान था। ठीक, तो ये 4 आपके कमिश्नरेट थे। यहां से 4 मेंबर आएंगे। 93 मेंबर्स आपके देसी रियासतों से आएंगे और 292 मेंबर प्रिंस आपके ब्रिटिश प्रोविंस से आएंगे। तो इनमें क्या अंतर है ब्रिटिश प्रोविंस से और आपके प्रिंसली स्टेट से? तो ब्रिटिश प्रोविंस से जो मेंबर्स आ रहे हैं, ये लोग क्या हैं? ऐसे स्टेट्स जिसपे डायरेक्ट कंट्रोल होगा। डायरेक्ट कंट्रोल होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। जैसे आज के समय 28 राज्य हैं, तो उस तरीके से 12 राज्य हुआ करते थे जिसमें डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। ठीक है ना, सीधा नियंत्रण था। तो वहां से 292 लोग मेंबर चुन के आएंगे। कैसे? इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है ना, अप्रत्यक्ष तरीके से चुन के आएंगे 292 मेंबर्स, जहां पे डायरेक्ट कंट्रोल मतलब ब्रिटिश प्रांत जिसको कहते हैं, उसमें 12 प्रांत हुआ करते थे। ठीक है ना, 12 प्रांतों से डायरेक्ट चुन के आएंगे 292 लोग। 93 मेंबर्स चुन के आएंगे देसी रियासतों से, जो इनके राजा जी, जो उस रियासत के जो राजा होंगे, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे डायरेक्टली। भैया तुम जाओगे इस स्टेट से, तुम जाओगे उस स्टेट से। मतलब जो राजा रजवाड़े जो राजा वगैरह हुआ करते थे, वो लोग भेजेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव, यहां पे अपना ब्रिटिश प्रांत वाले अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। और बाकी 4 लोग देखिए आपके उधर से आ रहे हैं। तो टोटल 389 मेंबर्स मिलके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का क्या करेंगे? गठन करेंगे और संविधान बनाने का कार्य शुरू करेंगे। बात समझ में आई? संविधान बनाने का कार्य शुरू करेंगे। तो इसी के साथ संविधान बनाने का कार्य शुरू हुआ और सबको बुलाया गया पहली मीटिंग में। पहला संविधान सभा का गठन होने के बाद पहला जो मीटिंग हुआ, जो पहला असेंबली बुलाई गई, वो कब बुलाई गई? फर्स्ट सेशन, फर्स्ट मीटिंग आपकी हुई। कब हुई? पहली बैठक जिसको आप बोलेंगे, फर्स्ट सेशन या फर्स्ट मीटिंग, पहली बैठक हुई संविधान सभा की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये हुआ 9 दिसंबर 1946। ठीक, 9 दिसंबर 1946 को आपकी संविधान की पहली बैठक हुई। सब लोग इकट्ठा हुए, सबका स्वागत किया गया, या बहुत बड़े कार्य में शामिल हुए हैं, देश के संविधान बनाने के कार्य में शामिल हुए हैं, सभी का ढेर सारा स्वागत है। सब लोग आए, अपना बैठे, सारी चीज, अपना रिप्रेजेंटेटिव आए, सारे लोग। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 15 दिसंबर।
तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई संविधान सभा की। अब इस दिन सबसे बड़ा काम क्या किया जाएगा? बैठक में तो सब शामिल हो गए हो, लेकिन शामिल होने के साथ साथ ऐसे आपस में सब चर्चा करोगे, संविधान बनाना शुरू कर दोगे। एक किसी न किसी लीडर की हमें जरूरत होगी जो लीड करेगा। तो वो लीड कौन करेगा, ये सबसे बड़ी बात हो गई। बिना चुने उसमें से किसको हम उठाएं? तो जैसे गांव वगैरह में पंचायत बटोरती थी, अब बहुत लोग इकट्ठा होते थे, उसमें से कोई एक लीड करता था। कौन करता था? जो सबसे बुजुर्ग हुआ करते थे, जो सबसे पढ़े लिखे समझदार। तो उस असेंबली में सबसे बुजुर्ग, सबसे पढ़े लिखे समझदारों में से एक थे, जिनसे कहा गया कि सिर्फ आज के लिए आप लीड कीजिए, आज के लिए आप अध्यक्षता कीजिए। तो वो कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको क्या बनाया गया? टेम्परेरी प्रेसिडेंट। ठीक है ना, संविधान सभा का इनको क्या बनाया गया? टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया, या जिसको आप हिंदी में कहोगे अस्थाई अध्यक्ष। ठीक, इनको क्या बनाया गया? संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो आप क्या बताओगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और 9 तारीख को इनको बनाया गया। फिर कहा गया जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद, एक दिन की छुट्टी, अगले दिन आप लोग फिर हाजिर होइएगा। तो सब फिर अगले दिन आए। तो अगला दिन 9 तारीख के बाद कौन सा रहेगा? एक दिन छुट्टी मार के 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक। ठीक है ना, सेकंड मीटिंग। अब इस दिन सबसे बड़ा काम क्या होगा बच्चों? तो इस दिन सबसे बड़ा काम यही होगा जो सच्चिदानंद सिन्हा से वादा किया गया था। बस एक दिन आज आप संभाल लीजिए, कल से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। हम लोग अपना क्या करेंगे? अस्थाई से अस्थाई अध्यक्ष चुन लेंगे। तो आज बारी है आपकी परमानेंट प्रेसिडेंट चुनने की। ठीक है ना, परमानेंट प्रेसिडेंट या अस्थाई अध्यक्ष चुनने की। तो परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया अस्थाई अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष। ठीक है ना, फिर परमानेंट तो चुन लिए, अस्थाई तो चुन लिए, अस्थाई भी चुन लेना चाहिए। मान लीजिए आपके जो प्रेसिडेंट है, परमानेंट है, कहीं चले गए, बीमार हो गए, खुदा ना खास्ता मृत्यु हो गई, तो उनका स्थान कौन संभालेगा तुरंत? तो इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव कर लेना जरूरी है। तो वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष जिसको आप बोलोगे, वो किसे चुना गया? संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसको चुना गया? अध्यक्ष तो चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उपाध्यक्ष किसको चुना गया? ये ध्यान में रखना है, वो थे आपके एस.सी. मुखर्जी। ठीक है ना, एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। उसी के साथ साथ एक और वाइस प्रेसिडेंट को चुना गया, उनका नाम था वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है ना, तो ये दो लोग को क्या चुना गया? वाइस प्रेसिडेंट संविधान सभा। अध्यक्ष किसको चुन लिया गया? राजेंद्र प्रसाद को, और उपाध्यक्ष चुन लिया गया एस.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णामाचारी। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे देखते हैं।
फिर इतना बड़ा जब काम हो गया, फिर इसी के साथ छुट्टी हुई, कहा गया कि फिर अब परसों आइएगा, यानी अगली बैठक, तीसरी बैठक होने जा रही है अब 13 दिसंबर को। ठीक, 13 दिसंबर को फिर से सब लोग बैठे, डिस्कशन स्टार्ट हुआ, और इस दिन बड़ा इंपॉर्टेंट काम हुआ। इंपॉर्टेंट काम ये हुआ जो कि जिसका एक तरीके से क्या हुआ, एक हिस्टोरिकल मोमेंट हुआ। हिस्टोरिकल मोमेंट, एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। और वो क्या था ऐतिहासिक बात? इस दिन किसी एक व्यक्ति ने एक बहुत ही धमाकेदार रिजोल्यूशन लेके आया। और वो धमाकेदार रेजोल्यूशन क्या था? उसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया संविधान सभा के समकक्ष। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हिंदी में आप बोलोगे उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, रखा गया संविधान के सामने कि आने वाले समय में हमारा संविधान इस तरीके से होगा, इसमें सारी बातें होंगी, फंडामेंटल राइट्स होगा, डीपीएस भी होगा, सबके लिए सारी बातें होंगी। मतलब ऑब्जेक्टिव से आप समझ रहे हैं ना, उद्देश्य क्या होगा हमारे संविधान का। और ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखने वाले व्यक्ति कौन थे? उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समकक्ष रखने वाले उद्देश्य प्रस्ताव को क्वेश्चन पूछा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समकक्ष किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू। कब रखा? 13 दिसंबर 1946। ठीक है ना? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट क्या बढ़ गया आगे चल के? यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के हमने प्रियम्बल के रूप में इसको अपने संविधान में जगह दे दी। यानी प्रस्तावना के रूप में जो हमारा प्रस्तावना है संविधान का, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी राज्य बनाने की घोषणा करते, सारा जो आपका प्रियम्बल है, तो ये कहीं न कहीं क्या है, किस पे बेस्ड है? आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। तो साफ साफ आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपका जो प्रियम्बल है वो निम्नलिखित में से किस पे बेस्ड है? तो आप क्या बोलोगे? उद्देश्य प्रस्ताव पे या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसको किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने। बात समझ में आ गई? तो ये तो आपके संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब उद्देश्य प्रस्ताव आ गए, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, फिर उसके बाद आपके वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया। तो ये सब चुनने के बाद अब क्या होगा? आपका संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। बड़ी बड़ी कमेटीज बनेंगी, सबको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, और भी संविधान के छोटे छोटे कार्य होंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के छोटे बड़े कार्य होंगे, अदर्स फंक्शंस। तो ये सब सारी चीजें हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे। इसमें हमने देख लिया प्रक्रिया अब स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है ना? तो आशा करता हूं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। पार्ट 2 में जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माण से रिलेटेड जो और भी चीजें बची हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।